हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बड़ी मस्त तरीके से पढ़ाई भी चल रही है भाई। और आपने सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया है। बेटा मैं हूं शिवांगी शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर। और अभी से मेरे साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि समय आने तक बहुत लेट नहीं हो जाए। समय बलवान होता है भाई। एक चीज मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर 9-10 तक तो बहुत मस्त मस्त नंबर लेकर के आ रहे हैं। ये 90%, ये मतलब 80 पे तो बात ही नहीं होती। अपने टाइम पे था कि जब 85% अच्छी मानी जाती थी, 90% इक्के दुक्के बच्चों की आती थी। लेकिन आजकल देखो, ये इससे पूछो 93, उससे पूछो 94, 97, 98। भाई वो दिन दूर नहीं, 100 तो न जाने किस में आने लग गए, 100% भी आने लग जाए। आई थिंक शर्म खा के ही नहीं दी जाती। द पॉइंट इज कि 9-10 में नंबर लाना अब इतना मुश्किल नहीं रहा, इजिली बच्चे ले आते हैं। बट द मोमेंट दे कम इनटू द क्लास 11th, अब तो भैया सिट्टी पिट्टी गुल। इस क्लास 11th में फिर तुम नहीं कर पाते भाई। फिर तो भाई मैं कौन तुम कौन, बैठे रहोगे एक जगह, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है मैथ्स छोड़नी पड़ेगी, लगता है बायो ही छोड़नी पड़ेगी। ऐसा ऐसा तुम लोग ऐसे करते रहते हो। फिर 12th में तुम्हारी और बैंड बज जाती है, फिर तो तुम्हारे बोर्ड्स आ जाते हैं, फिर तुमसे ना इंजीनियरिंग होनी ना तुमसे फिर नीट होना, और प्रेशर प्रेशर प्रेशर। एट द एंड क्या, बस एंड खत्म। द पॉइंट इज कि दीज मंथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने आपको ये सारी चीजें बोली, क्योंकि बेटा यही वो सबसे ज्यादा समय है इंपॉर्टेंट जो आपको आगे काम आएगा। अभी क्या है, गर्मियों की छुट्टी चल रही है बढ़िया, तो जो तुम्हारा पीछे चल रहा है बाकी सबसे, उसको जल्दी से आगे आ जाओ, ठीक है। प्लीज कछुआ मत बनो। ये तो कहानी में था कि खरगोश सो गया, यहाँ कोई नहीं सोता बेटा। यहाँ पे सब अपने बारे में जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। सो इस टाइम पे मैक्सिमम अपना टाइम कीजिए, अपनी पुरानी चीजों को पढ़िए, अपने 11th के बढ़िया नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि उसके बाद गाड़ी बहुत तेज भागती है, फिर कहानी हाथ से निकल जाएगी। फिर 12th आ जाएगा, 11th अच्छे से नहीं पढ़ी होती, 12th शुरू से ही समझ नहीं आती, फिर वही 12th के बोर्ड्स वगैरह एंड फाइनली फिर ड्रॉप। ये सब मत करना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मजाक की नहीं है, अच्छी बात कह रही हूँ। सभी क्लासेस को अच्छे से देखिए। ये क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है, वॉच ऑल द क्लासेस प्रॉपरली। अभी अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा का साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। लास्ट क्लासेस में हमने यहाँ पे किंगडम मोनेरा में कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने डिस्कस किया था यूबैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये सारी चीजें। बट हमने देखा था इनके अंदर एक्टिनोमाइसिटी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया भी आता है। सो एक्टिनोमाइसिटीज हमें नहीं पढ़ना, बट ये साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं साइनोबैक्टीरिया से। अब इसका नाम देखो, जोल है इसके नाम में, धोखा है, कंफ्यूज आते हैं बच्चे इसमें। अरे होता था सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था एक बार क्लास 11th में, मतलब अभी नहीं पहले। मेरे को यही नहीं समझ में आता था ये दोनों एक ही है कि नहीं है। और मैं जानती हूँ आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता आज तक कि ये दोनों एक ही हैं। साइनोबैक्टीरिया कह लो या ब्लू ग्रीन एल्गी कह लो, बेटा ये दोनों एक ही हैं। अगर मैं बात करती हूं इन्हें बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है और क्यों हम इसको मोनेरा किंगडम में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोट्स। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अगड़म जगड़म नहीं है। सिंपल सीधे साधे राइबोसोम 70s, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं, कोई आपका न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड। इसीलिए इनको बैक्टीरिया कहा जाता है, मोनेरा किंगडम में पढ़ा जाता है। साइनो क्यों कहा जाता है, तो बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट, और साइनो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका कलर ही वैसा होता है। एक बड़ा अलग सा कलर होता है, सयान कलर, देखिएगा सयान कलर। अभी कैसे बोल लो, गलत बोल रही हूँ तो देख लो बेटा, इस कलर के दिखते हैं इसलिए साइनोबैक्टीरिया।
अभी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? तो ब्लू ग्रीन हो गया, ठीक है, वही कलर। एल्गी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है। अब बिल्कुल हायर प्लांट जैसा नहीं होता, हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरोफिल आज तक तो वैसे ही पढ़ते थे क्लोरोफिल, अभी ए बी सी डी क्लोरोफिल बहुत सारे होते हैं, तो इनके पास सिंपल क्लोरोफिल ए, इनके पास बी वाला नहीं है हायर प्लांट्स की तरह, बट दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ये प्लांट जैसा काम कर रहा है। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि बहुत कंफ्यूजन थी कि इसको कहां पे डाला जाए, तो ये एल्गी को प्लांट किंगडम में डाल दिया था, फिर बाद में कभी इनको मोनेरा में भी डाल दिया था, लेकिन फिर इनको मोनेरा में जकड़ा गया, पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये प्लांट्स की तरह है। तो जब हम केवल एल्गी की बात करते हैं, व्हेन वी आर स्टडीइंग ओनली एल्गी, तो इसमें आपके कुछ यूकैरियोट्स एल्गी भी होते हैं और कुछ प्रोकैरियोट्स एल्गी भी होते हैं। अगर हम केवल एल्गी को पढ़ते हैं तो ये बेटा साइनोफाइसी के अंदर आती है। साइनोफाइसी फैमिली के अंदर आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, बट वैसे वी स्टडी देम अंडर प्रोकैरियोट्स। चलिए, साइनोफाइसी इसीलिए साइनो वर्ड यूज होता है, दैट सियान कलर जिससे उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। सी फैमिली में सोलेनेसी, लिलिएसी, प्लांट्स में फैमिली में सी वर्ड यूज होता है। फाइटो प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे, ये बेटा एक तरीके का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हमने क्या बोला था कि ग्राम नेगेटिव कौन सी होती है? बेटा अगर आपको याद हो तो ग्राम नेगेटिव के पास एक बाइलिपिड मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बेटा इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल भी था, रिमेंबर। हाँ, ज्यादा नहीं था बट कम था परसेंटेज, लेकिन था पेप्टिडोग्लाइकन। उनके पास इनके पास फिर लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सैकेराइड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा इनके पास प्रेजेंट थी कि नहीं? सो दे हैव लिपोप्रोटीन्स, दे हैव लिपोसैकेराइड्स, ये सारी चीजें इनके पास होती हैं। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम नेगेटिव की तरह होता है। एक म्यूसिलेज की कोटिंग भी इनके अंदर होती है। फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बेटा। तो फोटोसिंथेटिक क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? देखिए ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स माने जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटो मतलब लाइट, तो ये डेफिनेटली लाइट को करते हैं एब्जॉर्ब, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और बेटा खाना बनाते हैं। बदले में पानी को यूज करते हैं और उसी से ऑक्सीजन रिलीज भी होता है। सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये किस किस तरीके से पाया जाता है, हाउ आर दीज अरेंज्ड? तो ये बेटा अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिसेलुलर भी देखने को मिलेगा। अब दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक आपका स्पाइरुलिना और एक आपका एनासिस्टिस। अब एनासिस्टिस को गोली मारो लेकिन स्पाइरुलिना को बचा लेना। बेटा ये स्पाइरुलिना इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, लेकिन इट इज अ यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये मोनेरा में हम पढ़ते हैं। एक होता है क्लोरेला इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, बट ये यूकैरियोट्स होती है तो हम उसको प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। सो ये बेटा स्पाइरुलिना इज अ यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एनासिस्टिस भी एग्जांपल है। ये बच्चे कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। तो कॉलोनीज बोले तो ऐसे बहुत सारा इकट्ठा, ऐसा बहुत सारा इकट्ठा एक कॉलोनी बना करके रहता है। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए माइक्रोसिस्टिस। तो ये इतने छोटे हैं माइक्रोसिस्टिस, इसको ऐसे याद रखो। माइक्रो इतने छोटे हैं, इतने बेचारे हैं कि सिस्ट बना करके इकट्ठा रहते हैं, ठीक है ना। बेटा ये फिलामेंटस हो सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, ये सारे वर्ड्स आपको बार बार इस्तेमाल होंगे। इन चीजों को आप आगे भी पढ़ेंगे तो इन नामों से फेमिलियर हो जाइए। तो कौन से नाम है? फिलामेंटस जैसे कि नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये बेटा फिलामेंटस होते हैं। अब देखिए कैसे, अगर आप इसको देखेंगे दिस इज स्पाइरुलिना,
ये यूनिसेलुलर बेटा, इसकी शेप में मत जाना। दिस इज द एनाबीना, दैट इज द नॉस्टॉक। तो ये ऐसा गोल 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 कितने सारे इकट्ठा फिलामेंटस जैसा बना देता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना इसमें एक ही सेल है बेटा, ये सारे दीज आर मेनी सेल्स, ठीक है। इसमें मेनी सेल्स ऐसे इकट्ठा इस तरीके से मोतियों की माला जैसा होता है। सो ये एक ही जैसे हैं। दिस इज योर एनाबीना, दिस इज द नॉस्टॉक, ठीक है। चलिए बेटा, ना ये मेरी यहाँ पे सिंपल बातें हुई। अब इनके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर। सो इफ यू रिमेंबर, हमने प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था और उसमें बहुत सारी चीजें बनाई थी। तो चलिए देखते हैं एक साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सी चीजें वहां से हमें यहाँ पे चुरानी है, क्या क्या यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। मैं ड्रॉ करूंगी, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए और उसके बाद इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। इसी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में बहुत सी कम चीजें लिखी हैं, बट दूसरे किसी चैप्टर में, 12th के चैप्टर में चीजें इंक्लूडेड है। तो जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ ऑल द 11th एंड 12th, हम सारा टॉपिक एक साथ साइनोबैक्टीरिया में करेंगे, ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज लगे हाथ यहां से छूटे नहीं। चलिए बेटा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। मान लो एक सिंपल सेल बना देती हूं। अभी बेटा इनके पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, ऑब्वियसली। अब सेल मेम्ब्रेन दुनिया में किसी की भी हो, सबके पास लिपिड और प्रोटीन की ही होती है, बायलिपिड लेयर, ठीक है। चलिए, अब बेटा इसकी सेल वॉल होगी। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती, थोड़े थोड़े प्लांट्स की तरह होती है, हल्की सी सेल्यूलोजिक टाइप होती है। अब इसके ऊपर हमने जैसे ग्लाइकोकेलिक्स वगैरह सब बना रहे थे ना, इसकी सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होती है म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज स्लाइमी स्लाइमी सा है ना लेयर, जो इनको मदद करती है ग्लाइड वाइड करने में। और ये बहुत ही म्यूकस टाइप म्यूसिलेज, मतलब बहुत ही स्लाइमी सी होती है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होता है, कुछ सैकराइड्स होता है, पॉलीसैकराइड्स होते हैं। तो यहाँ पे सैकराइड जब मैं बोलती हूँ तब मैं शुगर की बात करती हूँ, कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ। सो दे हैव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके सेल वॉल के बाहर एक म्यूसिलिजिनस लेयर होती है, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे बात करूंगी फ्लैजिला की या पिलाई, फिम्ब्रिया, ये सारी चीजें? नो, ये बेटा इनके पास ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सो लेट मी राइट इट हियर, दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। इनके पास फ्लैजिला नहीं होता बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। सो ऑब्वियसली इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा, बैक्टीरिया जैसा ही, मतलब ये आपका ऑब्वियसली इट इज अ प्रोकैरियोटिक, तो नॉर्मल न्यूक्लियोइड होता है इनके पास। इनके पास 70S वाले राइबोसोम भी होंगे, ठीक है। इनके पास भी इंक्लूजन बॉडीज होंगे जिसमें चीजें स्टोर होंगी। अब देखिए ये इंक्लूजन बॉडीज कैसे होते हैं। तो जैसे एक को बोल दिया अल्फा ग्रैन्यूल, एक को बोल दिया बीटा ग्रैन्यूल, मतलब छोटे छोटे दानेदार दानेदार जैसी चीजें जिसपे कुछ 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 स्टोर है। एक को अल्फा ग्रैन्यूल बोल दिया, एक को बीटा ग्रैन्यूल बोल दिया, एक को वॉल्यूटिन बोल दिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों को अलग नाम क्यों? वॉल्यूटिन में एक्चुअली फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स हैं बेसिकली। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड ये बहुत जरूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बीटा में बेटा फैट होता है, दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर ये स्टोर होता है। एंड दिस इज बेसिकली स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। चलिए ना, अब ये तो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए इनके पास कुछ तो होना चाहिए। अब हमने क्या डिस्कस किया था?
कोई इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता, बिकॉज दीज आर प्रोकैरियोटिक, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल नहीं है ना, गारंटी नहीं है भाई, नहीं है। तो ऐसा क्या होगा? सो ध्यान से सुनेंगे बेटा। याद है हमने क्रोमैटोफोर कहा था कि ऐसे एक्सटेंशंस होती है, उसमें पिगमेंट होती है। सो यहाँ पे इनके पास वही होता है। टर्म थाइलाकॉइड्स को यूज कर लेते हैं। अभी देखिए थाइलाकॉइड्स बेसिकली क्या है। सो यहाँ पे इनके पास मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे यही कुछ बना रही है, यही एक्सटेंड हो रही है। सो ध्यान रहे, दे डू नॉट हैव ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड तो कुछ हो ही नहीं सकता इनके अंदर। तो ये मेम्ब्रेन कैसे बनते हैं? ये एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन से ही आते हैं, फिर ये शेड हो जाते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे फिर ऐसे दिखते हैं। तो ये ऐसे ही बने इस तरीके से, और ये ज्यादातर बाहर की तरफ में होते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से बने हैं। इनको बेटा कहते हैं थाइलाकॉइड्स। तो ये क्या है? एक तरीके से कह सकती हूं दीज आर पिंच्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बेटा क्या होते हैं? इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल के पिगमेंट्स, जो बच्चे क्या करेंगे? खाना बनाने में मदद करेंगे। अब ये जो चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, तो मान लो ये इस तरीके से इनके सेल में प्रेजेंट है, तो वो पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, अंदर का पूरा पार्ट क्या है? अंदर एवरीथिंग इज दी साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। तो बाहर वाले को क्रोमोप्लाज्म कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रोमैटोफोर है ना, वहां पे चारों तरफ ऐसे थाइलाकॉइड्स लगे हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म को दो रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। मैं यहां पे लिख देती हूं, ये दो रीजन्स में डिवाइड हो गया। एक आपका एक्चुअली यहां पे लिखा हुआ है, मैं यहीं पे मार्क कर देती हूं। हाँ, ये साइटोप्लाज्म दो तरीके से डिवाइड हो गया, एक आपका सेंट्रोप्लाज्म और एक आपका क्रोमोप्लाज्म। सो क्रोमोप्लाज्म कौन सा है? पेरिफेरल पार्ट, साइड वाला, ठीक है, जहां पे आपके थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। सो यहां पे बस नाम लिख देते हैं, सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। चलिए बेटा, अब एनर्जी भी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट एट द सेम टाइम बेटा ये एरोबिक भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन को ये लेते हैं और उसके बाद ये उस ऑक्सीजन से खाने को तोड़ करके एनर्जी यानी एटीपी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सब कुछ कैसे करेंगे? इनके पास पिगमेंट्स होने चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इन्हीं के पास जैसे बैक्टीरिया में मीजोजोम्स होते हैं, मीजोजोम्स की तरह इनके पास इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अगेन सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे देखिए, सेल मेम्ब्रेन से ही ऐसे और एक्सटेंशंस होती हैं, इनको कह देते हैं, दीज आर जस्ट लाइक मीजोजोम, लेकिन यहाँ पे इनको लैमिलोजोम कहते हैं। तो ये लैमिलोजोम क्या है? दीज आर नथिंग लाइक मीजोजोम्स। तो ये क्या करेगा? उसी के जैसा काम। इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। चलिए अब एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो स्ट्रक्चर देखिए बेटा क्या क्या कह रहा है। सो दीज कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको ट्राइकोम्स कहेंगे। तो मान लीजिए अगर ऐसा एक फिलामेंट है, फिर ऐसा एक फिलामेंट है, फिर एक और एक फिलामेंट है, ये सारे को इकट्ठा हम ट्राइकोम कहेंगे। कोई फ्लैजिला नहीं होता, बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं होता। सैप वैक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है जैसे प्लांट का जो हर सेल का जो वाटर है ट्रांसपोर्ट तो फ्लोएम के थ्रू होता है, दैट इज अ टिश्यू। मैं सेल की बात कर रही हूँ, मैं प्लांट के एक एक सेल की बात कर रही हूँ। सारा वाटर, बहुत सारी चीजें, सॉल्ट्स वगैरह कहाँ पे स्टोर है? कहीं ना कहीं वैक्यूल में। उस वैक्यूल को सैप वैक्यूल कह देते हैं। तो प्लांट्स की तरह इनके पास सैप वैक्यूल नहीं होता बेटा।
लेकिन गैस वैक्यूल होता है जो इनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है। तो ये अक्सर पानी में पाए जाते हैं, तो ये पानी में इजीली फ्लोट कर पाते हैं बिकॉज दीज हैव गैस वैक्यूल। आगे देखिए बेटा, सेल वॉल 4 लेयर की बन जाती है, पूरी जो लेयर है इसलिए 3 लेयर की बन जाती है। म्यूसिलेज शीट भी है, ग्राम नेगेटिव है, 3+1 म्यूसिलेज शीट। चलिए बेटा, कोई न्यूक्लियोइड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, 70 राइबोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म हमने देख लिया, सेंट्रोप्लाज्म क्रोमोप्लाज्म में डिवाइड है। लैमेलोसोम कॉइल्ड मेम्ब्रेन है बेटा, जो न्यूक्लियोइड से भी कनेक्ट करती है और सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपकी ऐसे भी कनेक्ट हो सकती है। सेम वही चीज है जो हमने पढ़ी थी कि कुछ कुछ ये यहां से ऐसे भी कनेक्ट कर सकती है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करेगी। जैसे मीजोजोम है, वही चीज है सेम। अच्छा, थाइलाकॉइड्स लैमेला फॉर फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन, ये सारे पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। खाना इंक्लूजन बॉडीज, जिसमें हमने अल्फा बीटा ग्रैन्यूल्स और वोलेटिन ग्रैन्यूल्स कर लिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस साइनोबैक्टीरिया की ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, और यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्पेशली फॉर योर नीट एग्जाम। देखिए बेटा क्या क्या यहां से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ कुछ मरीन में भी पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर्स में, ओशंस एंड सीज में, और लैंड में भी होते हैं, मॉइस्ट लैंड में, टेरेस्ट्रियल में। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेरियम यहां पे रेड सी के रेड कलर का जिम्मेदार होता है। तो रेड सी जो होता है, इनफैक्ट रेड सी की मिट्टी भी वहां पे वैसी होती है, और रेड सी में जो ये रेडनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्गी। इसको याद रखिए बेटा, आगे जाकर के हम जब प्लांट किंगडम में एल्गी के टाइप्स पढ़ेंगे तो आप एक रेड एल्गी को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये रेड एल्गी की वजह से नहीं हो रहा। रेड एल्गी एक यूकैरियोटिक एल्गी है, उसको रोडोफाइसी कहते हैं, लेकिन ये रेड कलर एक साइनोफाइसी की वजह से हो रहा है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट है। ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं बेटा, ये रेड कलर देता है, और यहाँ पे इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेरियम। इट कॉजेज द रेड कलर इन द रेड सी। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं। अब एनाबीना जो है वो सिम्बायोटिक में रहता है, जैसे कि आपकी अलग अलग स्पीशीज होती है, एक आपका होता है एनाबिना अजोले। सो दिस एनाबिना अजोले, ये बेटा एक अजोला प्लांट के साथ रहता है। अब ये आप प्लांट किंगडम में दोबारा से रिपीट होगा, तब आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। बेटा टेरिडोफाइट मेरे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी चीजें होती है। सो नाउ बच्चे, एनाबिना अजोले टेरिडोफाइट के साथ रहता है, ये यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। नाउ व्हाट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन? प्लस प्लस, दोनों को फायदे। मान लीजिए कि आप और मैं हैं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, इसमें मुझे क्या फायदा है? मैंने बोला इसमें, टीचर बोलती है मुझे कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो। हाँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है, बट मेरा फायदा क्या है कि अगर तुम पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे मेरे पढ़ने की वजह से, जो मेरी पूरी कोशिश है, दिलवाई भी है बहुत से बच्चों को, तो मेरा नाम रोशन करोगे। मेरा नाम रोशन होगा, मुझे तो खुशी होगी। अब मुझे ये भी खुशी होगी तुमने मेरे पे भरोसा रखा, ट्रस्ट रखा, विश्वास रखा। चलिए बेटा, आपको क्या नुकसान फायदा हो रहा है कि आपके ही तो नंबर आ रहे हैं, मेरे थोड़ी नंबर आ रहे हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। मम्मी आपको खाना देती है, आप मम्मी की रिस्पेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे द पॉइंट इज, जब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अब टेरिडोफाइट इज अ प्लांट, खाना ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये इसकी क्या मदद करता है फिर? बेटा ये एनाबिना अजोले नाइट्रोजन को फिक्स करता है फॉर टेरिडोफाइट। ना व्हाट इज दिस? अब यहां पे छोटा सा नोट लिख रही हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में है
दैट इज N2, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स में बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट है? एज डाई नाइट्रोजन गैस, जो कि आपके प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डीएनए का भी पार्ट होता है नाइट्रोजन, प्रोटीन्स का भी पार्ट होता है, हार्मोन्स का भी पार्ट होता है। नाइट्रोजन सबको चाहिए। हम कैसे खाते हैं? हम भी जो भी चीजें खाते हैं, वाइटामिन खाते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो मेरी बॉडी को वो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन प्लांट को कैसे मिलेगा? प्लांट तो सप्लीमेंट्स नहीं खा रहा, अपना खा रहा है, खुद बना रहा है। ठीक है, प्लांट स्टार्च बना रहा है, उसको स्टोर कर लिया, बाकी चीज उसको कैसे मिलेंगी? सो प्लांट बेटा नाइट्रोजन गैस को सांस तो नहीं ले सकता, यूज कर लेगा कि अभी तुमको नाइट्रोजन अभी ऐसे अंदर लूंगा और अंदर ही रख लूंगा, ऐसा तो नहीं होता। कुछ बेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को इस नाइट्रोजन को फिक्स करने पे मदद करता है। सो ये जो एनाबिना अजोले है, इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में बदलना जो प्लांट उसको आगे और यूज कर पाए। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना। और यहां पे इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो इन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके पास ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिससे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये अपने लिए तो बढ़िया है, सांस तो ये भी नाइट्रोजन की नहीं ले सकते, खा भी नहीं रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके फर्दर वो किसी और में चेंज होगा तो उसको यूज कर लेते हैं। और ये प्लांट की भी ऐसे ही मदद करते हैं, प्लांट के साथ ही रहते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अमोनिया फर्दर नाइट्राइट्स में चेंज होता है तो प्लांट वैसे उसको यूज करता है। बट कुल मिलाकर के ये फायदा कर रहा है। प्लांट उसको क्या दे रहा है? घर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, तो ये उसको प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर। चलिए बेटा आपको दिखाती हूं। सो दिस इज एनाबिना अजोले। सो ये बेटा मेरा एक एक्वेटिक फर्न होता है, दिस इज द अजोला, और ये मेरा यहाँ पे अजोला का अजोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा एनाबिना साइकिडी। एनाबिना साइकिडी एक स्पीशीज है जो साइकस प्लांट के साथ रहती है। नाउ दिस साइकस प्लांट इज अ जिम्नोस्पर्म। पहाड़ों में जाते हो ना, कोन इकट्ठा करके लाते हो कि मैं इसमें पेंटिंग करूंगा, घर में सजाऊंगा, फिर वो कूड़े की तरह पड़ा रहता है, ना फेंकने देते हो ना रख पाते हो अच्छे से। तो वो जो कोन्स होते हैं वो आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट होता है साइकस। अक्सर आपने स्कूल में गार्डन्स में देखा होगा, एक ऐसा पेड़ होता है छोटा सा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता, उसकी स्टेम है, फिर उसमें से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा कुछ देखा होगा। अब इसको डेट पाम मत बोलना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। साइकस आपका ऐसा होता है, इसमें आपके कोन्स आते हैं। अब ये जो डेट पाम इज एन एंजियोस्पर्म। नाउ ये जो साइकस आपका प्लांट है, इसकी जड़ों के साथ रहता है एनाबिना साइकिडी, और इन जड़ों को कॉरोलाइड रूट्स कहते हैं। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मैम कॉरोलाइड रूट्स क्या होता है। ऐसी सी शेप होती है बेटा, दिस इज कॉरोलाइड रूट्स। अरे वाह, मेरे पास पिक्चर भी है और मैं फालतू में यहाँ पे दिमाग लगा रही थी कि बेटा एनाबिना दिस द साइकस प्लांट, यू मस्ट हैव सीन इट। ये एनाबिना साइकिडीज की कॉरोलाइड रूट्स के साथ रहता है। क्या करता है? अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लाइकन, फंजाई और एल्गी का एक एसोसिएशन जिसको लाइकन कहते हैं। तो इसमें जो एल्गी होता है दैट इज मोस्टली द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द लाइकन। अच्छा, लाइकन क्या करता है इफ यू डोंट नो, तो एल्गी बेटा खाना बनाता है, फूड बनाता है, और फंजाई क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्योंकि फंजाई के ना धागे धागे जैसे हाइफे होते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, तो वो बेटा हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे हमको पढ़नी है दैट इज इसका मेटाबॉलिज्म। अब यानी बेसिकली इसकी बॉडी में क्या क्या चक्कर चल रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये बड़े ही खुददार होते हैं, मतलब हद खुददारी है इनकी, हद खुददारी। सबके लिए सब कुछ कर लेंगे लेकिन जताते नहीं है, और किसी को अपने लिए कुछ करने नहीं देते। अपना काम सारा ये टिच रखते हैं। अब टिच रखे तो बोलते हुए किसी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? किसी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए,
अब आपको एक बात बताऊं, इस धरती पे ऑक्सीजन आई इन्हीं की वजह से थी। सबसे पहले ऑक्सीजन लाने वाले यही थे। प्लांट्स तो बाद में आए हैं, हायर प्लांट्स, ये सबसे पहले ऑक्सीजन लेके आए थे। ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन खुद बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके। चलिए ठीक है। अपना खाना खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस खुद कर रहे हैं। चलिए ठीक है। उस खाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्पिरेशन करके खुद ही बना रहे हैं। चलिए ठीक है। नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और क्या लोगे? करवा दूं इनका रिश्ता किसी से? बेटा ये क्या है? सबसे ज्यादा खुददार, सबसे ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया, these are the most independent organism in the whole world. इंडिपेंडेंट। अब देखो भाई, हमें तो इंडिपेंडेंट स्पेलिंग सही लिखी, ठीक है ना। सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेंगे। और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये बेटा ऑक्सीजन भी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन बाय दीज, कि बेटा ये जो ऑक्सीजन पे जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म आए थे वो इनके बाद ही आए, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर के यही आए इस धरती पे। चलिए, फिर ये भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं अमोनिया में। यानी हमने क्या पढ़ा? ये नाइट्रोजन को फिक्स भी कर सकते हैं बेटा। अब ये फिक्स कैसे करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसे इनकी बॉडी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे यही वाला एग्जांपल कर लेते हैं, नॉस्टॉक वाला, ठीक है। इन सभी सेल्स को कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। यहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। बीच में कुछ एक्स्ट्रा सेल होता है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। एंड यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है। इनके पास म्यूसिलेज की कवरिंग भी होती है, वो तो होती ही है, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, फिर बोलोगे मैम छोड़ दी तुमने। अब देखिए बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, नाइट्रोजिनेज। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनके पास ये एंजाइम होगा नाइट्रोजिनेज, तभी बेटा ये फिक्स कर सकते हैं। तो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है बेटा? कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, these enzymes are very 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 sensitive to oxygen। ये सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाता। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं आ सके। तो ये बेटा जो हेटेरोसिस्ट की सिस्ट होती है, एक्चुअली जो इसकी लेयर है थिक, ये क्या करता है? क्रिएट करता है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। भाई इसके अंदर नाइट्रोजिनेज है तो नाइट्रोजिनेज काम तो करना चाहिए।
तो बेटा ये मोटी सी परत इसीलिए होती है ताकि बाहर से ऑक्सीजन अंदर ना जाए, नाइट्रोजनेज अपना काम करते रहे और उसके बाद होता रहे। सो दिस इज योर मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये नोट डाउन कर लिया बेटा। चलिए अब आगे ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए अगर मेरा सिंगल सेल है तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, बाइनरी फिजन करेगा, तो सिंपल 1 सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे मेरी बाइनरी फिजन हो जाएगी ना। फ्रैगमेंटेशन बेटा जो फिलामेंटस वाले होते हैं ये फ्रैगमेंट यानी जो पूरी बॉडी है ये डिवाइड होगी आपकी फ्रैगमेंट्स में, और ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, जैसे क्लास 10th में पढ़ा था वही वाला फ्रैगमेंटेशन। चलिए बेटा हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट भी कभी कभी ब्रेक हो जाता है और ये फिर 2 न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करवाने में मदद करता है। ईकाइनेटीज क्या होता है, कभी कभी जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, यानी आसपास संगीन माहौल होता है, ना खाना है ना अच्छी टेम्परेचर है, एसिड्स हैं जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में ये एकाइनेटीज ऐसा खाने को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये ब्रेक कर देते हैं, देन दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो एकाइनेटीज को कुछ नहीं कहते, ये ऐसा बेसिकली ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ऐसा एक वॉल सा बना लेंगे, अंदर ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और फूड भी स्टोर करेंगे। फिर जब कंडीशन फेवरेबल आ जाएगी ये जो वॉल है ब्रेक हो जाएगी एंड दे विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, सो ये यहाँ पे ऐसा इनका रिप्रोडक्शन होता है। चलिए नाउ इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अब इनकी अगर मैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बेटा किन किन चीजों में ये जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑक्सीजेनिक यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि सॉइल में वो चीजें प्रेजेंट है। अमोनिया एक बार बन गया बेटा तो हमने पढ़ा था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस अमोनिया को फर्दर नाइट्रेट्स में बदल करके सॉइल बढ़िया होता है, फर्टाइल सॉइल यानी कि जिसमें प्लांट ग्रो कर सके तो प्लांट उसमें से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। एडिबल स्पाइरुलिना में वेरी वेरी हाई प्रोटीन होता है और इसको बेटा स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है। आप कभी अपना गूगल में ऐसा लिख लो प्रोटीन के सप्लीमेंट, तो प्रोटीन में सप्लीमेंट में सबसे पहले एक डब्बा आएगा जिसमें से हरे 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 छोटे 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 टैबलेट्स होंगे। दैट इज, वो टैबलेट एक स्पाइरुलिना नहीं है, वो बना है, तो वो बेटा स्पाइरुलिना से खूब सारा प्रोटीन मिलता है। इट इज हाईली प्रोटीनिशियस और इसको स्पेस प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसको स्पेस पे लेके जाया जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स। एंड एल्गल ब्लूम क्या होता है, अब एल्गल ब्लूम छोटी क्लास में पढ़ा था एक बार बेटा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, या ऐसा हार्श केमिकल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, या जो भी फैक्ट्री से आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, या एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो ये कहाँ से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, या ये फैक्ट्री के गंदा पानी वहां से आ सकता है, और ये सारे बेटा किसी वाटर बॉडी में आ गए। तो इन सारे केमिकल में क्या केमिकल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, ना जाने क्या 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 प्रेजेंट होगा। तो बेटा अल्टीमेटली वाटर में हाई मिनरल्स हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में भी कह सकती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया कुछ कुछ, तो हाई न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अब इसकी वजह से बेटा क्या होता है, अब खूब सारे मिनरल्स हैं तो एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये इस तरीके से हरा हरा पानी देख रहे हो, तो ये हरा हरा पानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे खूब सारा ये ग्रो हो चुका है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इस पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन तक बेटा ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती, और जब उन तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वो दे विल डाई। सो यहाँ पे क्या होगा, इट कुड लीड टू डेथ ऑफ
एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाएंगी, प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, एनिमल्स प्लांट्स को खा नहीं पाएंगे, बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को नहीं खा पाएंगे, पूरी फूड साइकिल खराब हो जाएगी, आपके एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को डेथ हो सकती है, जैसे वो बेचारी मछली मरी पड़ी है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नाउ अब ये हमने यहाँ पे खत्म कर लिया आज दिस साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट चीज बेटा अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है, लिटरली बहुत बुरा हुआ है। क्यों इनके साथ इतना बुरा हुआ है? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है भाई, कहने को ये प्रोकैरियोटिक है, हाँ है, क्योंकि क्या करें न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं मतलब, लेकिन इनके पास बैक्टीरिया की तगड़ी तगड़ी चीजें भी नहीं है, इनके पास भी फ्लैजिला नहीं है, और तो और इनके पास सेल वॉल नहीं है यार। सो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव नो सेल वॉल। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ना ही इनके पास कोई फ्लैजिला है, दे आर नॉट फ्लैजिलेटेड, कोई फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि ये भी, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के नाम पे इनको 3 लेयर की सेल मेम्ब्रेन दे दी, सो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इनकी ट्राइलैमिनर है। अब और क्या इनमें ऐसा डिफरेंस है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को बिना सेल वॉल के, बिना फ्लैजिला के, और बाकी तो बहुत कुछ है ही नहीं क्योंकि प्रोकैरियोट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इनोकार्ड एंड रोक्स ने इन 1898। ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने कहां पे डिस्कवर किया था? तो कैटल जो होते हैं ना, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो उनको एक बीमारी हो रही थी उनके लंग्स में। तो जब लंग्स में चेक किया गया तो जो लंग्स का प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, जैसे मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बीच का फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, एंड दिस इज प्लूरल मेम्ब्रेन। अभी इस प्लूरल फ्लूइड में पाया गया था माइकोप्लाज्मा, छोटा सा यहां पे पड़ा हुआ था। क्या पाया गया बेटा? जो कैटल जो सफर कर रहे थे फ्रॉम अ निमोनिया लाइक डिजीज, वहां पे इनको ए माइकोप्लाज्मा पाया गया, वहीं पे ये सबसे पहला पाया गया, और इसीलिए प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया बोले बेटा क्योंकि निमोनिया जो हुआ है, निमोनिया में क्या होता है, एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत आती है, एल्वियोली जो होती है हमारी, उसमें फ्लूइड भर जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। सो प्लूरोनिमोनिया, यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भी इन्फेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे पाया गया था फ्लूइड के अंदर माइकोप्लाज्मा, और इसीलिए बेटा इसको पीपीएलओ कहते हैं, विच इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनको इस नाम से जाना जाता है। बेटा ये वहां पे पड़े, ना कोई सेल वॉल है ना कुछ है, तो इनको प्लूरोमॉर्फिक कह दिया, इनके पास कोई सेल वॉल तो है नहीं, तो ये अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी बढ़िया घुस सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं दीज माइकोप्लाज्मा, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरी दुनिया का, सॉरी, सबसे छोटा सेल इज माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, तो सीवेज में रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी रह सकते हैं। सो दीज आर पैरासिटिक, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं, और बेटा ये सीवेज में भी है, डेड और सड़े हुए मैटर पे भी है, तो इसको सैप्रोफिटिक भी कहते हैं। और क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है तो इनको जोकर कह दिया ऑफ प्लांट किंगडम, एक मजाक बना दिया इनके साथ। अब आप बोलेंगे मैम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा? पहले तो ये प्लांट किंगडम में ये तो है ही नहीं बेटा, पहले इनको उसी में कंसिडर किया जा रहा था, तो तब से ये नाम फेमस है, इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये डिजीज फैलाते हैं डॉग्स को, माइस को, मैन को, वगैरह वगैरह, प्लांट्स को भी। और क्या क्या है इनके सेल के स्ट्रक्चर में? तो बेटा इनके साइटोप्लाज्म में फैट्स के सब्सटेंस, प्रोटीन्स वगैरह ये सारे रहते हैं। अंदर ही वहां पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम है। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम है
तो बेटा ये एरोबिक भी होते हैं, यानी ऑक्सीजन को यूज करेंगे, और ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होती है, फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होंगे, यानी अगर बेटा ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये अपनी मर्जी से एनारोबिक बन जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल कॉइन डबल स्टैंडर्ड 70s राइबोसोम सेम एज प्रोकैरियोट। रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, कोई नहीं मैं बना देती हूं। तो मान लीजिए ऐसा माइकोप्लाज्मा है, 3 लेयर की सेल मेम्ब्रेन होती है। अब मान लो यहाँ पे इसका डीएनए वगैरह ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेप्लिकेटिंग डिस्क यहाँ पे कुछ नहीं है, डिस्क टाइप प्रेजेंट है, जहां से ये रेप्लिकेट होगा, यानी ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसका डीएनए डबल होगा और एक सेल से 2 सेल बनेंगे। चलिए, इनको बैक्टीरिया ऑफ कोट्स ऑफ भी कहा जाता है, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो कोट है वो उतर चुका है, दे हैव नो सेल वॉल। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, दोनों हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीमारियां तो कॉज करते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी होते हैं बेटा। कैसे रेजिस्टेंस होते हैं? दीज आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक। तो बेटा इनका कोई असर नहीं होता इन पे, उनसे बच जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। बट दीज आर सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको मार डालेगा भाई, और ऐसा फ्राइड एग अपीयरेंस दिखता है, हाफ फ्राई अंडा हो जैसा, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो विद दिस थिंग हमारा ये माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया खत्म होता है। अब मेरे पास तीसरी चीज जो रहती है, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि आर्कीबैक्टीरिया को बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा को। सो देखिए एक बार दोबारा से अपने इस पे जाते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं, विच इज यूकैरियोट। तो यूकैरियोट से आर्कीबैक्टीरिया का रिलेशन होता है। हम देखेंगे यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया का कैसे रिलेशन है बेटा। हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कहते हैं ना कि आर्कीबैक्टीरिया से ही प्रोकैरियोट्स भी आए होंगे और यूकैरियोट्स भी आए होंगे। तो कैसे आए होंगे, किस बेसिस पे हमने ये कह दिया? तो यहाँ पे जो कैसे होते हैं इनका नेचर डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन विल कंपेयर कि क्या इन तीनों में सिमिलैरिटी होती है, और यहीं से फिर अपने यूकैरियोट्स को स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में लेट्स स्टार्ट विद प्रोटिस्टा एंड आर्कीबैक्टीरिया। आज के लिए बेटा इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।